फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल एकेडमी। फ्रेंड्स, जो पिछले साल 2021 में दिसंबर में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो ऑनलाइन मोड पर हुआ था और जो है लगातार 1 महीने चला था। तो उसमें से जो ईवीएस का सेक्शन है, मतलब एनवायरमेंटल स्टडीज़, उसमें से इस बार जो 31 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, हम लोग उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। देखिए फ्रेंड, जो इसका पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? साबुत मूंग की दाल या चना, ठीक, मूंग की दाल या चना जो रात भर हम लोग भिगो देते हैं, फिर 2 दिन छोड़ देते हैं, मतलब मूंग की दाल और चना कुछ भी ले लीजिए, उन्हें रात भर पानी में भिगो दें और 2 दिन के लिए उन्हें ऐसे ही छोड़ दें। ठीक, सबसे पहले उनमें से जो अंकुर निकलता है वो क्या अंकुरित होता है? आप लोगों को इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ये बताना है। पहले तना बनता है, कि या पत्ती पहले बनती है, या जड़ बनता है, या फल बनता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है पहले जड़। कोई भी मूंग की दाल या चने को जब हम लोग भिगो देते हैं, जब वो अंकुरित हो जाता है, तो उसमें सबसे से पहले जो जिस चीज़ का निर्माण होता है वो है जड़। तो इसका राइट ऑप्शन है जड़। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्नलिखित में से कौन सा रंग आता है? तो इसका ऑप्शन है नीला काला, नीला बैंगनी, नीला नारंगी या नीला हरा। देखिए, जो माड़ होता है, ठीक, उसमें जो हम लोग आयोडीन के हल्के घोल का मिश्रण, मतलब घोल डाल देते हैं, तो उसका जब हम परीक्षण करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें से कौन सा रंग आता है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है नीला और बैंगनी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, बेरी बेरी नामक रोग, ठीक, या विषमता, रोग या विषमता कुछ भी कह लीजिए, निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? मतलब किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ये पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन देख लीजिए। इसके ऑप्शन है विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B3। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है विटामिन B1। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, विटामिन B1। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए बीज, ऑप्शन नंबर 2 पत्ती, ऑप्शन नंबर 3 फूल, ऑप्शन नंबर 4 तना। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है तना। किससे प्राप्त होता है? तना से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, तना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, मतलब जो जड़ नहीं है उसके बारे में हमें बताना है। हमें ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट मूली, दूसरा शकरकंद, तीसरा है टैपियोका और चौथा है आलू। ठीक, तो हम लोगों तो इसमें से जो हम लोगों का है राइट ऑप्शन है वो है मूली जड़ है, शकरकंद भी जड़ है, टैपियोका भी जड़ है, और ये जो हमारा आलू है ऑप्शन नंबर 4, तो जो आलू है हम लोगों का ये क्या है? ये तना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 4th, चौथा ऑप्शन जो है इसका आलू, वो सही होगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे आलू होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है पीपल, दूसरा दे रहा है अमरबेल, तीसरा दे रखा है अंगूर, चौथा दे रखा है मनी प्लांट। तो परजीवी परजीवी पौधे वो होते हैं जो किसी भी पेड़ पर चढ़ते हैं और उसी पेड़ के जो तने होते हैं, पत्तियाँ होती हैं, उसी के जो खाना होता है उसी को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो है अमरबेल। अमरबेल आप लोग शायद जानते हो, जिसकी जो शायद आपने देखा हो, जो नीम वीम के पेड़ होते हैं उसमें बिना पत्तियों के जड़ के जैसा चढ़ता रहता है, उसी को अमरबेल कहते हैं। अमरबेल में ना पत्ती होती है ना जड़ होता है। ठीक, और ये जो होता है, जो पौधे पे चढ़ता है, उस पेड़ से ही सारे पोषक तत्व ले लेता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमरबेल। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है
जो जानवर्स होते हैं उनके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और बढ़ते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है सहजन, दूसरा है मैपल, तीसरा है आक और चौथा है आम। तो आम को तो आप लोग जानते ही हैं, ये तो गलत हो गया। आक मतलब मदार का पेड़ जो होता है, ठीक, जिसे हम लोग बचपन में जहर समझते थे, वो जहर होता भी है। तो इसका थर्ड ऑप्शन है आक। चौथा दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसका मैपल। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा इसका मैपल। ठीक फ्रेंड्स, तो ये जो बी ऑप्शन है इसका वो सही है, मैपल। बस इसके बीज जो है पशुओं द्वारा विस्थापित किए जाते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए बीज बीजावरण, ऑप्शन नंबर बी भ्रूण, ऑप्शन नंबर 3 बीज पत्ती, ऑप्शन नंबर 4 बीजांड द्वार। तो इसका राइट ऑप्शन है बीज पत्ती। ठीक है फ्रेंड्स, बीज पत्ती को क्या कहते हैं? बीज पत्र कहते हैं। देखिए हम लोग अपना अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं पाई जाती है? मतलब इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऐसा कौन सा पौधा या जड़ है, ठीक, जैसा कौन सा पौधा है जिनकी जड़ों में नाइट्रोजन, ठीक, नाइट्रोजन जोड़ने वाली जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसकी जो ग्रंथियाँ होती हैं वो नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है स्वीट पी यानी मीठी मटर, ऑप्शन नंबर बी बगीचे वाली मटर यानी गार्डन पी, तीसरा दे रखा है तुलसी, चौथा दे रखा है मूंगफली। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है तुलसी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो है नाइट्रोजन को जोड़ने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा तुलसी। हमारा अगला प्रश्न है, पत्ती में शिराओं एवं छोटी शिराओं की व्यवस्था का नाम है? ऑप्शन नंबर ए पटल, ऑप्शन नंबर बी शिरा विन्यास, ऑप्शन नंबर 3 मध्य शिरा, ऑप्शन नंबर 4 व्रंत या पर्णव्रंत। तो इसका राइट ऑप्शन है हम लोगों का शिरा विन्यास, ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो गया। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जब कभी भी नहीं की बात करता है तो जो होते हैं उन्हें क्रॉस कर दीजिए, जो नहीं होते हैं वो अपने आप ही उसका उत्तर मिल जाता है। तो देखिए इनमें से जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो पहला कोयला है, लकड़ी पता नहीं, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस, ये तीनों जीवाश्म ईंधन है। लेकिन जो ये लकड़ी होती है हम लोगों की वो जीवाश्म ईंधन नहीं होती है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोगों का, लकड़ी। ठीक, ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 2 ज्वार भाटा ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 3 भूगर्भीय ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 4 जीवाश्म ईंधन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, सही उत्तर है वो है जीवाश्म ईंधन। वो हम लोगों का क्या है, परंपरागत स्रोत नहीं है ऊर्जा का। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सब हम लोगों के परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर 2 वृद्धि, ऑप्शन नंबर 3 श्वसन, ऑप्शन नंबर 4 वाष्पोत्सर्जन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है वाष्पोत्सर्जन। ठीक, इसका राइट ऑप्शन 4। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे किस समूह में रखें? ऑप्शन नंबर ए अस्थानिक, ऑप्शन नंबर बी प्रचुर या बाहुल, ऑप्शन नंबर सी यानी 3 ऑप्शन है इसका स्थानिक, और 4th ऑप्शन है संकट संपन्न। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा स्थानिक। इस हिमालय मैप्पल को हम लोग स्थानिक औषधीय पौधा है जो एक उसको उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, मतलब ये, ठीक, इसे किस समूह में रखते हैं? स्थानिक समूह में रखते हैं। स्थानिक समूह में हम लोग किस लिए रखते हैं? क्योंकि ये एक स्थान विशेष में पाया जाता है, मतलब एक तो ये औषधीय पौधा है, दूसरा ये उच्च क्षेत्रों में, केवल ये उच्च ही क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए एक स्थान विशेष में पाया जाता है, इसलिए इसे स्थानिक पौधा या जड़ी बूटी या औषधीय पौधा कहेंगे।
हमारा अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? हमारे सौर मंडल में ऐसा कौन सा ग्रह है जो हमारी जो पृथ्वी है उससे छोटा है? ठीक, तो इसका ऑप्शन दे रखा है ए मंगल, दूसरा दे रखा है बृहस्पति, तीसरा है बुध, चौथा है शनि। तो ये प्रश्न तो आप लोगों को आता ही होगा अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ। जो बुध है वो हमारी पृथ्वी से छोटा है और सबसे पहले सूरज के करीब क्या होता है, बुध ही पाया जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, एनसीएफ ठीक 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, लिंग संबंधी विषयों की तथा हाशियाकरण के मुद्दों पर समालोचना करना। इसका दूसरा ऑप्शन है बच्चों की कंठस्थ करने की कला का विकास करना। जो सीटेड होता है, जो एनसीएफ होता है वो रटने पे बिल्कुल भी बल नहीं देता, तो ये तो ऑप्शन ख़त्म। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने में वर्णन के महत्व पर जोर देना, केवल महत्व, सीखने में सिर्फ महत्व ओनली, ये भी कुछ सही नहीं लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन है वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों को पहचानना तथा प्रत्याहान करना। ये जो ऑप्शन हम लोगों का फोर्थ ऑप्शन है, इसमें देखिए, इसमें जो बच्चा होता है उसमें जो भी वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है, अगर वो उसके प्रमुख मुद्दों को जानेगा, उसे पहचानेगा और उसके निष्कर्ष निकालेगा, तो इससे उस बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, ये राइट है, वातावरण संबंधी मुद्दों को पहचानना व प्रत्याहान करना। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्नलिखित में से कौन सा अनुमोदित करता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं एवं मुद्दों का एकीकरण, सही है। ऑप्शन नंबर बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप से देखता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 है हम लोगों का, यह थीम पर आधारित है, यह थीम पर आधारित नहीं है। ईवीएस निम्नलिखित में से, एक मिनट, हाँ, निम्न में विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के विषय तथा उपविषय शामिल हैं, तो ये भी गलत हो गया। ये दो हम लोगों के गलत हो गए क्वेश्चन। तो हम लोगों का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए और बी। जहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी केवल दे रखा है वो सही है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ही में दे रखा है, ए और बी, तो ये हम लोगों का सही है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है ईवीएस निम्न में से ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है? ईवीएस में कौन सी चीज़ें बताई गई हैं सही वो हमें इसमें चूज़ करना है। हमारा ऑप्शन पहला देखिए दे रखा है अनुभव द्वारा सीखना, सही है। मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा, सही है, मतलब जो चीज़ें पहले दिखती हैं उनके बारे में बताना और जो चीज़ें नहीं दिखती हैं फिर उनके बारे में बताना, तो ये भी सही है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये भी सही है, मतलब जो चीज़ें हमें पहले पता है उसके बारे में बताएं, फिर जो चीज़ें नहीं पता है उसी से रिलेट करके फिर हम लोग जो चीज़ें बच्चों को नहीं पता उसके बारे में बताएं, तो ये भी सही है। ईवीएस एक का प्रासंगिक रूप, ये भी सही है। तो हमारे चारों ऑप्शन सही हैं, तो जहाँ पे ए बी सी डी हो वो सही है। देखिए ए ही ऑप्शन में ए बी सी डी चारों ऑप्शन दे रखे हैं, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। ये गलत और ये भी गलत। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है? जो हमारा ईवीएस है उसका जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसकी जो थीम है वो कौन सी है? इनमें से 4 ऑप्शन में से हमें सही ऑप्शन बताना है। पहला है कार्य एवं खेलकूद, दूसरा है चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, तीसरा है जानवर, चौथा है पेड़ पौधे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है एनसीईआरटी की ईवीएस की पुस्तक का अंतरिक्ष में सुनीता आधारित है। ऑप्शन नंबर ए, जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो ईवीएस का जो विषय है उसमें जो टॉपिक है अंतरिक्ष में सुनीता, उसका क्या मतलब क्या है, मतलब ये किस पर बेस्ड है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है रोज़मर्रा की चुनौतियाँ, ऑप्शन नंबर बी असल जीवन की घटनाएं, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव, ऑप्शन नंबर 4 है वास्तविक स्थान। तो इसका राइट ऑप्शन है वास्तविक लोग एवं
उनके अनुभव, ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का सुझाव उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, परिवार के अनुभव एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति को साझा करना। ऑप्शन नंबर बी, इस विषय का पर श्रव्य दृश्य। ऑप्शन नंबर सी, व्याख्या एवं विचार विमर्श। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है हम लोगों का, यानी चौथा ऑप्शन है, सोच सियाही, जोड़ा एवं साझा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का ए, परिवार के अनुभवों एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति में या व्यक्ति से साझा करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है। जो स्वच्छता अभियान है, इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसके अंतर्गत जो है एक टीचर जो है स्वच्छता अभियान चला सकता है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, प्रोजेक्ट परियोजना कार्य। ऑप्शन नंबर बी, प्रदत्त कार्य। ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र भ्रमण। ऑप्शन नंबर डी, प्रयोगात्मक कार्य। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का प्रोजेक्ट परियोजना कार्य। ठीक, ए ऑप्शन इसका सही है। हमारा अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी के ईवीएस के अध्याय 15 जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से, ठीक, एनसीईआरटी की बुकों में लिखा जो ईवीएस की बुक है उसमें जो चैप्टर नंबर 15 है, ठीक, और क्लास फिफ्थ का ये टॉपिक है, ठीक, ईवीएस विषय है और एनसीईआरटी की किताब है। और चैप्टर नंबर 15 जो है वो है उसी से ठंडा उसी से गर्म, उसी से ठंडा उसी से गर्म। ठीक, जो ये बुक है लिखी किसने है, इसको लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक, इन्होंने लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया है। ये जो बुक है इसका यूज़ जो है एनसीईआरटी में ईवीएस में क्यों किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, जल चक्र के प्रत्यय का। ऑप्शन नंबर 2, संघनन की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 3, प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ। ऑप्शन नंबर 4, छात्रों की रुचि। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हम लोगों का वो है जल चक्र के प्रत्यय का, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हम लोगों का है वो एकदम सही है, जल चक्र के प्रत्यय का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ईवीएस की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 है, विद्यार्थियों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है, विद्यार्थियों की विषयानुसार प्रगति का आकलन करना। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, विद्यार्थियों को अंक एवं श्रेणी देना। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, विद्यार्थियों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। हमारा अगला प्रश्न है, ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी व कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है, शिक्षक प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर 1 है, दृष्टांत वर्णन उपकरण। ऑप्शन नंबर 2 है, पोर्टफोलियो फाइल जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है, क्रम निर्धारण मापनी जिसको रेटिंग स्केल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4, चेकलिस्ट या जिसको बोलते हैं जांच सूची। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर 2, पोर्टफोलियो जिसको हम लोग फाइल कहते हैं, वो सही है, ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है, एक मिनट। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के आकलन का सूचक हो सकता है। मतलब इनमें से 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से ईवीएस के सूचक हैं। ऑप्शन नंबर ए, अवलोकन। ऑप्शन नंबर बी, सहयोग। ऑप्शन नंबर सी, याद या स्मृति। ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यायन मतलब रिकॉल। ठीक, रिकॉल जिसको बोलते हैं। तो जो हम लोगों का सीटेड है, एनसीईआरटी है, जो एनसीएफ है वो कहता है कभी भी बच्चे को याद कराने पे जोर नहीं देना चाहिए। तो ये तो निगेटिव हो गया। तो जहाँ पर सी है उसको तो हम डायरेक्ट काट देते हैं। देखते हैं सी ऑप्शन किस में है। इसमें है गलत, इसमें भी है, थर्ड वाले में भी है गलत, फोर्थ वाले में भी है गलत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। एक मिनट, नहीं 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 नहीं, हाँ सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है।
चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पर्यावरण के अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विद्यार्थियों को सूचना देना। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है विद्यार्थियों को कार्यपत्रक देना। ऑप्शन नंबर तीसरा दे रखा है विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना। ऑप्शन नंबर 4 दे रहा है कह रहा है कि गृह कार्य देना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए कविता और कहानियाँ। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा पर्यावरण शिक्षा की पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन नंबर 3 है कार्यपत्रक। ऑप्शन नंबर 4 है दृश्य। तो इसमें से जो 4 ऑप्शन हैं उनमें से देखिए कविताएं और कहानियाँ सही हैं, ठीक। पर्यावरण शिक्षा की पाठ्य पुस्तक ये भी सही है। कार्यपत्रक लगभग ये तो गलत ही हो गया। अब देखिए जो इसका 4th ऑप्शन है दृश्य, जब बच्चा कोई चीज़ देखेगा तो इन दोनों से ज़्यादा चीज़ें इस दृश्य के ऑप्शन में ज़्यादा सही लग रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोगों का, दृश्य। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, क्योंकि जब बच्चा देख कर सीखता है तो वो लंबे समय तक उसे वो चीज़ें याद रहती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी इन दोनों से अच्छा ऑप्शन नंबर 4 है। तो हम लोग 4th ऑप्शन को टिक करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 4 हम लोगों का सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की यानी ईवीएस को पढ़ने के लिए कि पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है। मतलब ईवीएस के अलावा भी कौन सा इन चारों में से ऑप्शन जो है इम्पॉर्टेंट है, मतलब महत्वपूर्ण है, जो इन्वायरमेंट को पढ़ने में आसानी हो सकती है, जिसको इन्वायरमेंट को समझने में आसानी हो सकती है जिसको। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है समुदाय के सदस्य। ऑप्शन नंबर 2 पठन सामग्री। ऑप्शन नंबर 3 विज्ञान प्रयोगशाला। ऑप्शन नंबर 4 संसार का मानचित्र। तो ईवीएस को जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे इसका जो सुटेबल ऑप्शन है वो संचार का मानचित्र है। संसार का एक मिनट, ये नहीं है, इसमें समुदाय के सदस्य मतलब ईवीएस को पढ़ने के लिए क्या, जब जो ईवीएस से जुड़े लोग हैं, ठीक, उनके बारे में हम लोग जानेंगे, उनके पास जाएंगे, उनके विषय में चर्चा करेंगे तो हमें ईवीएस और पर्यावरण बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी एक ऑप्शन समुदाय के सदस्य। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पोर्टफोलियो द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है पेपर पेंसिल परीक्षण। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है मौखिक प्रश्न। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है पेपर पेंसिल परीक्षण की प्रतिपुष्टि। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3 मौखिक प्रश्न, ये इसका ऑप्शन और सही है। तो फ्रेंड्स ये थे ईवीएस के टॉप जो 2 दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, इसमें 31 दिसंबर को उसका जो ईवीएस का पार्ट था उसके ये 30 प्रश्न थे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जितना हो सके मैक्सिमम बच्चों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।